सुनाई दे रहा है ना राहुल? प्रफुल्ल? ठीक। सुनाई दे रहा है? प्रफुल्ल गायकवाड़ सुनाई दे रहा है क्या? ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से बीच बीच में कमेंट बॉक्स में लिखते रहें तो बहुत अच्छा होगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जो बार बार ये रोमन लिपि का अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं उसकी जगह हिंदी का प्रयोग करना सीखिए टेक्नोलॉजी में भी। तो आपको गूगल इंडिक फॉन्ट लीजिए आप और उसके माध्यम से आप देवनागरी में टंकन कर सकते हैं। देखिए, अब तक हमने कार्यालयीन लेखन के अंतर्गत जो 4 प्रकार आपको लिखने के लिए दिए हुए हैं या लेखन कौशल के लिए दिए गए हैं, उनमें से हमने सबसे पहले प्रारूपण देखा। उसके उपरांत हमने टिप्पण के बारे में बहुत बातें की। उसके उपरांत हमने संक्षेपण को समझने का प्रयास किया था और इसके पूर्व तासिका में हमने संक्षेपण के बारे में आपके सम्मुख कुछ बातें रखी थी और संक्षेपण के 7 नियम भी बड़े विस्तार से समझाए थे। संक्षेपण के प्रकारों में प्रवाहपूर्ण संक्षेपण और पत्राचार का संक्षेपण, इसको भी हमने देखने की कोशिश की थी। इसके उपरांत एक उदाहरण भी हमने दिया था, भारतीय उद्योग को चुनौती। इस संक्षेपण का उदाहरण भी हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। आज हम चौथे लेखन के विषय की ओर जा रहे हैं, अर्थात प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण के उपरांत प्रतिवेदन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेखन कौशल है, एक महत्वपूर्ण कार्यालयीन लेखन की विधा है। इस सामान्य रूप में देखिए, किसी घटना, दुर्घटना आदि से संबंधित विवरण को रिपोर्ट कहा जाता है और उसी को हिंदी में प्रतिशब्द है प्रतिवेदन। रिपोर्ट, री मतलब प्रति, दोबारा, और वेदन यानी पोर्ट के लिए वेदन कहा जाता है, संवेदन कहा जाता है। प्रतिवेदन इस पद में प्रति यह उपसर्ग है। ध्यान रखें, संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं भाषाई दृष्टि से। वे इस प्रकार से हैं: प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, अधि, परि, प्रति, उप वगैरह। तो ये जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग माने ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के पहले लगे, और परसर्ग या प्रत्यय उन्हें कहा जाता है जो शब्द के बाद में जुड़ जाए। अब देखिए कि वेद, वेद का अर्थ होता है जानना, समझना। विद धातु है इसमें मूलतः, विद धातु, धातु मतलब क्रिया का मूल रूप। विद धातु का अर्थ है जानना, उससे आंग प्रत्यय लगा करके शब्द बनता है वेदन, और वेदन को प्रति उपसर्ग जोड़ करके प्रतिवेदन कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है समांतर जानकारी। मतलब समझिए, कहीं कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उपक्रम हो रहा है, और उस उपक्रम को लोगों तक पहुंचाना है। मतलब जितने कार्यक्रम में उपस्थित लोग हैं उनको तो पता है क्या हुआ, लेकिन जो लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, इस उपक्रम में उपस्थित नहीं है, उनके सामने क्या हुआ इसका रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है। इसी को प्रतिवेदन कहा जाता है। वर्तमान संदर्भ में सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर
विभिन्न मामलों की छानबीन के लिए जो जांच समितियां बनती हैं, देखिए कहीं कोई घोटाला हो जाता है, कहीं कोई हादसा हो जाता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस पर कोई न कोई समिति या आयोग बिठाया जाता है। ये समिति या आयोग उस प्रकरण की पूरी छानबीन करके अपनी अंततः वो जो कुछ उन्होंने इस छानबीन में पाया है उन सबको जो प्रस्तुत किया जाता है उसको प्रतिवेदन कहा जाता है। मतलब जो देखिए जांच समितियां और जो जांच आयोग हैं, समझिए थोड़ी देर के लिए कि किसी एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में कुछ घोटाला हुआ है। समझिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसा होता ही है ऐसा नहीं है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर हो गया तो उसमें प्रश्न पत्रिका बनाने वाला कौन है, प्रश्न पत्रिका टंकन करने वाला कौन है, प्रश्न पत्रिकाओं की कोडिंग करने वाला कौन है, डिकोडिंग करने वाला कौन है, कहाँ से कहाँ तक प्रश्न पत्रिकाओं का ये आवागमन होता है, कौन उन्हें ले जाता है, किस वाहन में ले जाता है, उसका ड्राइवर कौन है, यहाँ से लेकर के वो प्रश्न पत्रिकाएं कहाँ उतारी जाती किस केंद्र में, और उस केंद्र में जाने पर वह परीक्षा होने तक उस पर की सारी की इत्थम्भूत जानकारी ली जाती है और फिर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से प्रश्न पत्रिका का अपहार हो चुका था और इस व्यक्ति की गलती की वजह से या इस व्यक्ति के अपराध की वजह से ये बड़ा घोटाला हुआ है। तो ये जो पूरी जानकारी होती है उसको कार्य कारण भाव से और क्रमशः क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जान करके उसकी रिपोर्ट तैयार करना यह उस समिति या उस आयोग का काम होता है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो केवल अफवाहें होती हैं और उस पर जब आयोग बिठाया जाता है, समिति बिठाई जाती है, जांच आयोग जांच समिति, तो उनकी जांच में ये पड़ताल में होता है कि इस प्रकार कुछ हुआ ही नहीं और वो उस प्रकार की क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये सारी चीजें प्रतिवेदन में अपेक्षित होती हैं कि वो क्या क्या प्रकट कर रहा है। मतलब जांच के उपरांत प्रस्तुत किया गया जो विवरण है उसको प्रतिवेदन कहा जाता है। अब ये जो विवरण है वह कितने पृष्ठों का होना चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे याद आता है कि कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अध्यक्षता के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े प्रकरणों की, उनका नाम नहीं लूंगा मैं आपके सामने, उनका उनकी जांच की गई थी और अंततः उसमें कुछ नहीं निकला। हालांकि उन्होंने उसकी 2-2 हजार पृष्ठों की, 3-3 हजार पृष्ठों की, यहाँ तक कि 10-10 हजार पृष्ठों की भी रिपोर्ट दी है और ये कहा है कि इसमें कुछ तथ्य नहीं है या कुछ होता है तो उसको उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है जिस व्यक्ति के कारण ये सब हुआ है। तो देखिए कि प्रतिवेदन भी केवल केवल और केवल इस प्रकार के दुर्घटनाओं का ही नहीं होता है, अच्छा प्रतिवेदन भी होता है। अब देखिए उसको हम थोड़ा सा उसके प्रक्रिया को हम देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिए प्रतिवेदन, अगर आपके महाविद्यालय में गैदरिंग हो जाए, स्नेह सम्मेलन जिसे हम कहते हैं, उसमें आए हुए प्रमुख वक्ता के मतलब शुरुआत से लेकर के अंत तक, आभार प्रदर्शन तक, पुरस्कार वितरण वगैरह वगैरह सा, इन सब का जो कभी कभी हम कहते हैं कि छात्र ये लिख करके लाएं, या कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, कोई स्पर्धा होती है, कोई छोटा मोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, महात्मा फुले, अंबेडकर, शाहू महाराज जैसे बड़े बड़े सामाजिक नेताओं की जयंती पुण्यतिथि पर जो भाषण रखे जाते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उन सबको एक प्रकार से पृष्ठों पर लिखना एक रिपोर्ट राइटिंग है, जिसको मराठी में वृत्तांत लेखन कहते हैं। ये जो वृत्त होता है, वृत्त मतलब समाचार एक प्रकार का बात में, लेकिन वो समाचार लेखन अलग चीज है और रिपोर्ट राइटिंग चीज अलग है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसकी प्रक्रिया को समझें। तो देखिए इसका पहला भाग आता है, पहला चरण आता है प्रतिवेदन किसी विशेष घटना, वो अच्छी घटना भी हो सकती, दुर्घटना भी हो सकती है, कोई उपद्रव भी हो सकता है आदि, तथा कोई समस्या विशेष पर। अब देखिए भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो अभी भी समाज के मुख्य प्रवाह में नहीं आए हैं।
देखिए, इंग्लैंड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ का बड़े से बड़ा राजनेता, वहाँ का एक सामान्य अ, बाजार में कुछ बेचने वाला व्यक्ति, बड़े से बड़ा अभिनेता, बड़े से बड़ा क्रिकेटर, मैं इंग्लैंड का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये लोकशाही का बहुत अच्छा उदाहरण है। वहाँ ज्यादा से ज्यादा अमीर व्यक्ति और सबसे गरीब व्यक्ति, सबको एक दृष्टि से देखा जाता है और सबके साथ एक जैसा न्याय होता है। भारत में ऐसा संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि भारत की जो एक प्रकार से जटिल सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक संरचना है, इसमें अभी भी ऐसे बहुत से दीन दलित, यूं कहेंगे कि वंचित और अत्यंत छोटे छोटे तबके ऐसे हैं जिन्हें अभी तक न्याय छोड़िए उनके जीवन का यानी जीने का अधिकार भी नहीं मिला है। तो ऐसों की समस्याएं बहुत सारी हैं। अब हम समस्या लेते हैं तो झट से हमारे सामने इस इन 2 वर्षों में आई हुई समस्या कोरोना की तो हम बात करते हैं, लेकिन जो सदियों से समस्याएं आ रही हैं, जैसे नारी को दुय्यम स्थान देना, सर्वसामान्य जनताओं को दुय्यम स्थान मिलना, कुछ ही लोगों के हाथ में सत्ता की, राज्य सत्ता की बागडोर होना, ये सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर आधारित भी रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है। अब ये हुई पहली बात कि देखिए कि प्रतिवेदन किसी घटना, वो अच्छी घटना भी हो सकती, दुर्घटना भी हो सकती है, कोई उपद्रव भी हो सकता है, उस पर आधारित हो सकता है, अथवा किसी समस्या पर भी आधारित हो सकता है। देखिए, समस्याएं अनेक प्रकार की, मैं केवल सामाजिक समस्याओं का उल्लेख किया था। कुछ पर्यावरण की भी समस्याएं हो सकती हैं, जो वृक्ष तोड़े जा रहे हैं और जिनके कारण ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम पड़ रही है, ये भी समस्या हो सकती है। और बड़े बड़े हरित गृहों से जो वायु निकलता है उससे ओजोन का लेयर खत्म हो रहा है, ये समस्या हो सकती है। उच्च तापमान की वजह से धरती का तापमान भी बढ़ता जा रहा है और बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल करके वो समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है, ये भी समस्या हो सकती है। और कुछ दिनों में, देखिए मैं कह रहा हूँ कुछ दिनों में, अगर आप वैज्ञानिक और तथ्यात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे तो कुछ दिनों में ये ग्लेशियर अगर पिघल जाते हैं तो मुंबई, चेन्नई जैसे समुद्र तटवर्ती जो बड़े बड़े शहर हैं वो पूरे पानी में समा जा सकते हैं, जैसे किसी एक वक्त श्री कृष्ण जी की द्वारका समुद्र में समा गई थी। ये भी हो सकता है। यानी समस्याएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सारे उपद्रव होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, बहुत सी समस्याएं हमारे सामने हैं। इनमें से किसी एक विषय पर आप इस प्रकार का प्रतिवेदन लिख सकते हैं। दूसरी बात, केवल विशेष रूप से गठित समितियां और आयोग द्वारा ही यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब अगर कोई समस्या है, अगर कोई दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना पर सरकारी सरकारी आदेश से बाकायदा विधि सम्मत अगर कोई समिति गठित की जाती है, अगर कोई आयोग गठित किया जाता है, तो उसके द्वारा ही यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक समय सीमा निश्चित होती है। मतलब समझिए कि 6 महीने में इस पर जांच करके समिति अपना रिपोर्ट दे देगी। यानी कोई विशिष्ट, यानी जिसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं, जिसमें टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय की सीमा के बाद अगर वो प्रतिवेदन दे दिया गया तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे आज का अखबार कल बासिया हो जाता है, वैसे वो प्रतिवेदन भी बासी हो जाएगा अगर समय पर उसको सुनिश्चित कालावधि के भीतर अगर प्रतिवेदन नहीं लिखा गया तो। घटना, दुर्घटना या समस्या के स्वरूप के अनुसार यह अवधि 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष या 2 वर्ष, 3 वर्ष या कितने भी अधिक भी हो सकती है। यानी उस समस्या का स्वरूप क्या है, उस समस्या की व्याप्ति क्या है, उस समस्या का विस्तार कितना है, उस समस्या पर से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ये सारी चीजें आपको ये समझनी पड़ेंगी, तब कहीं जा करके आप इस प्रकार का प्रतिवेदन एक निश्चित समय सीमा में प्रदान कर पाएंगे।
चौथी बात यह है कि प्रतिवेदन का मूल उद्देश्य साधारण जनता का हित और वास्तविकता को प्रकाश में लाना होता है। ध्यान रहे, कोई भी प्रतिवेदन हो, किसी भी जांच समिति का, किसी भी जांच आयोग का प्रतिवेदन हो, उसमें क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए? साधारण जनता के हित की रक्षा, और जो वास्तव है, जो तथ्य है, जो यथार्थ है, उसको उजागर करना, उसको प्रकाश में लाना, उसको जनता के सामने रखना। अब ध्यान रखिए, आप लोगों का आर्थिक विषय है, आप कॉमर्स इस विद्या शाखा से संबंधित हैं, तो आप जानते हैं कि आए दिन बहुत सारे घोटाले आर्थिक क्षेत्र में हो रहे हैं। जैसे 2G 3G का घोटाला हुआ, जैसे कोयला घोटाला हुआ, जैसे बड़े बड़े घोटाला करके यहाँ से भाग जाने वाले जो लोग हैं, मेहुल चौक, उसका नाम तो आपने सुना ही होगा, विजय माल्या जैसे व्यक्ति हैं। इन लोगों ने जो आर्थिक दुष्प्रचार यानी दुष्कर्म किए हुए हैं, उन आर्थिक दुष्कर्मों की यथा संभव निष्पक्ष होकर के जांच करना बहुत जरूरी होता है। ध्यान रखिए, और मुझे व्यक्तिगत रूप में ऐसा लगता है कि इसमें कोई एक व्यक्ति अपराधी नहीं होता, अपितु ये संपूर्ण हमारी व्यवस्था अपराधी है। और इस अपराधी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं, जिनके कारण ये अपराध हुआ है, उस अपराधी को दंड, सार्वजनिक रूप में दंड देना या विधिवत दंड देना, न्यायालय की ओर से दंड देना, ये जब तक नहीं होता तब तक इस प्रकार के घोटाले होते रहेंगे, इस प्रकार के आर्थिक दुर्व्यवहार होते रहेंगे। कोई चिट फंड घोटाला हो सकता है, कोई म्यूचुअल फंड घोटाला हो सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति आज, उसके पास ये समय नहीं है कि जहां वह अपने पैसे लगा रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी को जांच लें। वो प्रयोग कर देता है, जल्दी से बिना पढ़े साइन कर देता है और फिर उसका शिकार हो जाता है। ऐसे बहुत से घोटाले हैं, बहुत सारे बैंक घोटाले हैं, हाँ, बहुत सारे बैंकरप्ट लोग होते हैं। और कमाल की बात है कि जिस व्यक्ति को, सामान्य किसान को बैंक ने बिना ब्याज के कर्ज देना चाहिए, उसको तो लूट 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 ले रहे हैं। और जो लोग बड़ी बड़ी बैंकों को समाप्त कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनको तो प्रदेश में एक प्रकार से आश्रय स्थान मिल रहा है। और जिसने शेयर का इतना बड़ा घोटाला किया, इसे बिग बुल कहा जाता है, उस पर टेलीविजन सीरीज आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, और गलत को सही बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक है। इसलिए हमें इसमें ध्यान क्या रखना चाहिए? अगर सर्वसामान्य जनता का नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान से उससे बचाना है। सर्वसामान्य जनता के हित का हनन हो रहा है तो उस हित के हनन को बचाना चाहिए और उसके हित की रक्षा करनी चाहिए यथासंभव। और जो सच्चाई है उसको सामने लाइए। देखिए, मैं इस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं। इसमें आए दिन बहुत सारे आर्थिक दुर्व्यवहार होते हैं, काला पैसा होता है, छोटी मोटी कंपनियां एक दूसरे में जब मिल जाती हैं तो उसका भी खतरनाक स्वरूप हमारे सामने आता है। और इसमें जो सच्चा हकदार है, जो क्वालिटी देने वाला है, उसको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे HMT घड़ी में कोई खराबी नहीं थी, नोकिया में कोई खराबी नहीं थी, नोकिया मोबाइल में, लेकिन अब दोनों चीज़ें खत्म हो चुकी क्योंकि वह दुष्प्रचार तंत्र में उन्होंने साथ नहीं दिया। अच्छी बातें पीछे रह जाती हैं और गलत बातों का ज़्यादा प्रचार होता है। ये मानव की अपनी एक मानसिकता है। इसलिए ध्यान रहे, प्रतिवेदन में अगर हमारा उद्देश्य साधारण जनता के हित के कल्याण की रक्षा करना है तो उसमें सुस्पष्टता होनी चाहिए। बार बार कहूं, देखिए, कार्यालयीन भाषा में, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्यालय हो, आर्थिक हो, किसी अन्य चीज, किसी अन्य बात का कार्यालय हो, इन सब की भाषा में सुस्पष्टता होना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ सुस्पष्टता नहीं है, जहाँ संदिग्धता है, वहाँ अपने आप बहुत सी
गलत बातें हो जाएंगी। फिर दूसरी चीज़ है निष्पक्षता। ध्यान रखिए, अगर कोई समिति, अगर कोई आयोग यह जांच कर रहा है किसी घोटाले का, तो उसे किसी एक व्यक्ति को ही पहले अपराधी घोषित नहीं करना चाहिए। अपराधी को भी अपना बयान रखने की आज़ादी होनी चाहिए, अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए। और जब वह व्यक्ति अपराधी नहीं सिद्ध होता है तो उसे निरपराध करार दे करके छोड़ भी देना चाहिए। इसलिए निष्पक्षता बहुत ज़रूरी है, किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। लेकिन आए दिन यह होता है कि जितनी भी जांच समितियां हैं, जांच आयोग है, न्यायालय है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हैं। और उस वजह से निष्पक्ष जांच इस समय तो नहीं हो पा रही है। हो सकता है आगे हो जाए या पहले कभी हुई होगी। मैं उदाहरण के रूप में कहता हूँ, देखिए कि भारत में आर्थिक घोटालों का बड़ा अ, पुराना इतिहास है। आप जानते होंगे कि जिस व्यक्ति ने ऑल इंडिया कांग्रेस नामक एक संगठन की स्थापना की, उसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वह 1857 की राज्य क्रांति के समय अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारे देसी राजे रजवाड़े रियासतों ने की थी, उसमें वह मेरठ, जिसको हम मराठी में मेरठ कहते हैं, उस जिले का डीएम था। उस समय कलेक्टर पद नहीं था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पद था। वह उस समय मेरठ में था। और जब उसे लगा कि 1857 की क्रांति के समय वह बच नहीं सकता सामान्य जनता से, तो उसने जो केरोसिन के जो लैंप होते हैं, दिए, उसकी कालिख को चेहरे पर पोत करके वो अंग्रेज से हिंदुस्तानी बन करके उस समय तो भाग गया मेरठ से। लेकिन बाद में उसकी नियुक्ति दूसरे किसी शिमला शिमला जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में हुई। और उस समय उसने 62 रुपए का घोटाला किया था। कितना किया था? 62 रुपए का। और वहां से लेकर के हमारे पराधीन, हम जब पराधीन थे तब भी घोटाले हुआ करते थे, स्वाधीन हुए तब भी घोटाले हो रहे हैं। स्वतंत्र भारत का पहला घोटाला 1948 में हुआ था, सीमेंट घोटाला, जो मुद्रा घोटाला के नाम से जाना जाता है। सीमेंट, महाराष्ट्र का सीमेंट घोटाला अलग है, मुद्रा घोटाले के नाम से जाना जाता है। और उसके लगभग 1 वर्ष बाद मुद्रा घोटाला हुआ था, मतलब नकली नोटों का घोटाला हुआ था। ये आज भी चल रहा है। यानी हमारी इस, जिसको आप बहुत अच्छी लोकशाही प्रणाली की व्यवस्था कहते हैं, लेकिन यह लोकशाही या जिसको हम प्रजासत्ता कहते हैं, ये सचमुच क्या इस समय प्रजा के कल्याण की बात कर रही है? शायद नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि जो संविधान हमने पाया है, जिस संविधान के माध्यम से ये संपूर्ण देश की हजारों व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस संविधान के तहत किसी को भी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब संविधान क्या है ये भी पता नहीं, इसलिए कि प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय को संविधान का परिचय नाम का एक नया अभ्यासक्रम इंट्रोड्यूस करना पड़ा। बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए हमने संविधान पर बहुत सारी चर्चा की थी। अब उस विषय को जाने दीजिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आर्थिक घोटालों के आधार पर जितनी भी जांच समितियां बनाई जाती हैं, जितने भी जांच आयोग बनाए जाते हैं, उन्होंने अंततः प्रतिवेदन सामने रखना पड़ता है। और उसका मूल उद्देश्य सामान्य जनता का हित होता है, या सामान्य जनता के हित की रक्षा होता है। क्योंकि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं अपनी पगार में से हर महीने कुछ न कुछ सरकार को इनकम टैक्स के रूप में दे रहा हूँ। और इसी इनकम टैक्स के माध्यम से बहुत सारे सरकार जनोपयोगी, जनता के उपयोगी कार्य हो रहे हैं। और उसी में अगर घोटाले हो रहे हैं तो मैंने जो इनकम टैक्स दिया है वो किसी अर्थ का नहीं रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे ज्यादा घोटाले आर्थिक क्षेत्र में होते हैं। इसलिए ये जो प्रतिवेदन दिया जाता है उसका मूल उद्देश्य सामान्य जनता के हित की रक्षा है। इसलिए सुस्पष्टता उसमें होनी चाहिए, प्रतिवेदन में निष्पक्षता होनी चाहिए। इसकी भी बात की हमने, तथ्यात्मकता, जो रियल फैक्ट्स हैं, रियल फैक्ट, कहीं भी भाव का कोई अभिनिवेश नहीं होना चाहिए।
केवल और केवल तथ्यों की बात करें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जांच समिति ये कार्य किससे करें? प्रामाणिकता से करें, ईमानदारी से करें। इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब प्रत्येक प्रतिवेदन में सुस्पष्टता, निष्पक्षता, तथ्यात्मकता और प्रामाणिकता ये विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब बहुत सी बातें यहाँ की जा सकती हैं। हमारा भारतवर्ष जो दुनिया में सोने की चिड़िया नाम से प्रसिद्ध था, विश्व गुरु था, विश्व का सबसे अमीर देश था, सोने की चिड़िया कहलाता था, वह आज इस स्थिति को प्राप्त होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमने अर्थ में थोड़ी गलती की। आचार्य चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य कहते हैं, उनके अर्थशास्त्र का अध्ययन सीधी ढंग से नहीं किया। अगर किया होता तो आज हमें ये दूसरा कोई अर्थशास्त्र या कॉमर्स पढ़ने की जरूरत न पड़ती। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आया है, देखिए, सर्व शुच्याम अर्थ शुचि गरीयसी। सभी प्रकार की शुचियों में, पवित्रताओं में पैसे की पवित्रता, अर्थ की पवित्रता बहुत जरूरी। मैं एक किस्सा सुनाकर आगे चलता हूँ। आर्य चाणक्य का ही किस्सा सुनाता हूँ। आर्य चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को हाथ में लेकर के नंद के साम्राज्य का विनाश किया और मगध के साम्राज्य पर, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर की राजगद्दी पर एक सामान्य व्यक्ति को, चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाया, उसके महामंत्री के रूप में स्वयं कार्य करते रहे। एक किस्सा ऐसा है कि वे महामंत्री होते हुए भी महल में नहीं रहा करते थे, गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहा करते थे, और कुछ लोग उनसे मंत्रणा करने के लिए उनकी झोपड़ी में आया करते थे। एक बार कुछ लोग उनकी झोपड़ी में आ गए, शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, और वहां एक दिया जल रहा था। और वे जैसे ही लोग आए तो चाणक्य ने उनसे पूछा, उनके अवभगत की और पूछा कि आप व्यक्तिगत काम से आए हैं या सरकारी काम से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत काम से आए हैं। तो उन्होंने उनके सामने दो दीपक रखे थे। एक सरकारी दीपक था और एक व्यक्तिगत दीपक था। व्यक्तिगत दीपक में चलने वाला तेल ये उनकी व्यक्तिगत संपत्ति से जाता था, और सरकारी दीपक में जलने वाला जो तेल है वो सरकारी संपत्ति से जाता था। इतनी शुचि, इतनी पवित्रता आज के अगर मंत्री लोग, आज के अगर आमदार खासदार लोग, आज के अगर लोक प्रतिनिधि रखते तो शायद हमारे संविधान की सार्थकता उसमें हो जाती, परंतु ये अप्राप्य है। ठीक है, और इसलिए आर्थिक घोटाले हो रहे हैं। और कॉमर्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, छात्रों को, छात्राओं को ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक पैसा कैसा आता है और प्रत्येक पैसा कैसा जाता है, इसका हिसाब किताब सही ढंग से अगर न रखा जाए तो उसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक और उदाहरण मैं संत एकनाथ का लूंगा। संत एकनाथ जो हमारे बहुत बड़े संत हैं, और उनके जो गुरु हैं जनार्दन स्वामी, ये देवगिरी किले के खजिनदार थे, और उनके शिष्य के रूप में एकनाथ थे। और एकनाथ को वे क्या करते थे? हिसाब किताब रखने का कार्य समझाते थे। और कुछ दिनों के बाद जब हिसाब किताब रखते समय आवक जावक जिसको हम कहते हैं, या डेबिट क्रेडिट कहते हैं, उसमें बात करनी थी, 1 पैसे की कमी आई, और वो 1 पैसा का हिसाब कहीं नहीं मिल रहा है। इसके लिए 3 दिन 3 रात एकनाथ स्वामी जागते रहे, और जब वो हिसाब लगा तभी वो स्वस्थ हुए। ध्यान रखिए, इतनी शिद्दत से अगर हम काम करते हैं तो ये अर्थ की पवित्रता या आर्थिक विषयों की इस शुचिता को हम बनाए रख सकते हैं। और ध्यान रखिए कि अर्थशास्त्र, ये जो इस समय अर्थ का विषय आप मानते हैं, इस विषय से 2 विद्या शाखाएं निकली हैं, एक है कॉमर्स और दूसरी है मैनेजमेंट। मतलब अर्थशास्त्र की जो नई विद्या शाखाएं निकली। और ध्यान रखिए, केवल इसीलिए अर्थशास्त्र इसी एकमात्र सामाजिक विषय में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अन्य किसी विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं है। सामाजिक शास्त्रों के एक शांतता में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, मेडिकल साइंसेस में मिलता है, ये बात अलग है।
लेकिन जो सामाजिक शास्त्र हैं, जैसे राज्य शास्त्र है, समाज शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, उसमें नहीं दिया जाता, केवल दिया जाता है अर्थशास्त्र में। इसलिए अर्थशास्त्र की महत्ता को आप समझें, अर्थ की पवित्रता को आप समझें, और आगे चल कर के आपसे ऐसी कोई गलती न हो जिसकी वजह से आप पर कोई तोहमत लगे, इस बात का भी अंदाजा लें, वरना आप पर भी आपके काम पर भी कोई प्रतिवेदन देख सकता है। ठीक है, मैंने केवल एक थोड़ा सा भय आपको दिखाया, आशंका दिखाई। अब चलते हैं आगे प्रतिवेदन की विशेषताएं की ओर। देखिए, प्रतिवेदन की कतिपय विशेषताएं अपेक्षित हैं, जो आगे के प्रकार से, निम्न प्रकार से, जिसमें तथ्यात्मकता, इसका बार बार हम उल्लेख कर रहे हैं, तथ्यात्मकता होनी चाहिए, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, उसमें विशेषज्ञता की छाप होनी चाहिए, और उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए। साथ में निर्णयात्मकता, विषयनिष्ठता, संक्षिप्तता या सुगठता और सुस्पष्टता, ये सारे प्रतिवेदन के की विशेषताएं हैं, वैशिष्ट्य हैं। फिर से कहता हूं, प्रतिवेदन की जो विशेषताएं हैं, इनमें पहली विशेषता है तथ्यात्मकता, दूसरी विशेषता है प्रामाणिकता, तीसरी विशेषता है निष्पक्षता, चौथी विशेषता है विशेषज्ञता की छाप, पांचवी विशेषता है उपयोगिता, छठी विशेषता है निर्णयात्मकता, सातवीं विशेषता है विषयनिष्ठता, आठवीं विशेषता है संक्षिप्तता या सुगठितता, और अंतिम विशेषता है सुस्पष्टता। इसलिए ये विशेषता, इन विशेषताओं का अध्ययन करना अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है। अब हम क्रमशः एक एक को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, तथ्यात्मकता, ये जो पहली विशेषता है प्रतिवेदन की, उसको थोड़ा सा माने यूं कहेंगे कि विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि तथ्यात्मकता होती क्या है। तथ्य, जिनको अंग्रेजी में फैक्ट कहा जाता है, मतलब देखिए कि मेरे सामने एक चीज है, समझिए एक पेन है, इस पेन का रंग काला है और इधर का लाल है। अब इस लाल को मैं लाल ही कहूंगा, काले को काला ही कहूंगा, और इस पर जो अक्षर लिखे हैं वो सफेद रंग से हैं, यही कहूंगा। मैं काले को सफेद, सफेद को लाल, लाल को काला, या लाल को सफेद नहीं कह सकता। काले को काला कहना यह तथ्य है। समझ में आई बात? ये मैं एक रंगों का उदाहरण दिया। उसी प्रकार से चीज का उदाहरण देखिए कि इस प्रकार से, ये समझिए ये विक्स का इनहेलर है, ये विक्स का इनहेलर है, ये तथ्य है इसका, इसको आप किसी दूसरे नाम से पुकार नहीं सकते, ये इसका तथ्य है। या इसमें किसी प्रकार की दूसरे क्या कहेंगे उसके लिए, कि दूसरे वस्तु का की विशेषताओं का इस पर आरोप आप नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास सामने एक पुस्तक है, भारतीय भारतीय सिनेमा में भारतीय संस्कृति। अब ये पुस्तक है, तथ्य है, इसमें क्या लिखा गया है, हिंदी सिनेमा या भारतीय जितने भी मराठी, मलयालम, मुगल सिनेमा है, इसमें भारतीय संस्कृति के दर्शन कैसे होते हैं, ये है, पाश्चात्य संस्कृति के नहीं। मतलब देखिए, जो तथ्य है उस तथ्य को जैसा का वैसा प्रस्तुत करना, ये तथ्यात्मकता होती है। रियल फैक्ट्स जैसे के वैसे रखना, इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना और कुछ काटना नहीं। तो देखिए कि अगर कहीं कोई आर्थिक घोटाला हो जाता है, अगर कहीं कोई आर्थिक अपहार हो जाता है, कहीं आर्थिक दुर्व्यवहार हो जाता है, उस पर जिस जांच समिति ने, जिस जांच आयोग ने जांच करनी है, उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जितने भी सूत्र हैं, विभिन्न सूत्रों से प्राप्त तथ्य को ही प्रतिवेदन का कलेवर तैयार किया जाता है। यानी जो तथ्य होते हैं, जो अलग अलग लोगों से प्राप्त जानकारी होती है, जो सच्ची जानकारी होती है, जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर प्रतिवेदन का कलेवर, कलेवर मतलब शरीर, शरीर मतलब यहाँ उसके उसमें कितने पृष्ठ हैं, क्या उसमें लिखा जाने वाला है, ये सब तैयार होना चाहिए। वास्तव में सामान्य सूचना, समाचार या वृत्तांत विवरण से प्रतिवेदन की भिन्नता है। देखिए, समाचार या जानकारी, सूचना, ये अलग चीज है, समाचार अलग चीज है, वृत्तांत अलग चीज है, और प्रतिवेदन अलग चीज है। हम कभी कभी समाचार को ही प्रतिवेदन समझ बैठते हैं, या वृत्तांत को ही प्रतिवेदन समझ बैठते हैं, ये गलत है। तो क्या अपेक्षित है? देखिए यहाँ
यहाँ अपेक्षित यह है कि सामान्य सूचना, समाचार या वृत्तांत के विवरण से जो भिन्न भाग हैं, जो भिन्न विशेषता है प्रतिवेदन की, वो क्या है उसको समझना है। और उसकी तथ्यात्मकता ही उसकी अलग, मतलब समाचार में कभी कभी कुछ गलत बातें, मतलब तथ्य नहीं दिए जा सकते कभी कभी, लेकिन प्रतिवेदन में तथ्य नहीं चाहिए। मतलब अन्य, मतलब सामान्य जानकारी, समाचार और वृत्तांत से प्रतिवेदन को अलग करने वाली पहली विशेषता है, वह है जिसको हम कहते हैं भेदक लक्षण, जिसे कहा जाता है। हम्म? वो भेदक लक्षण है तथ्यात्मकता, और इसी तथ्यात्मकता के कारण प्रतिवेदन की का वजन बढ़ जाता है, प्रतिवेदन की ताकत बढ़ जाती है। और इसमें इसमें केवल लेख अपेक्षित नहीं है, इसमें तथ्यात्मक जानकारी को स्पष्ट करने के लिए, तथ्यपरकता को स्पष्ट करने के लिए फोटोग्राफ्स, वीडियोज, ऑडियोज का भी बहुत सारा उपयोग होता है उस तथ्य को मानने मनवाने के लिए। हमारा समय समाप्त हुआ है। अगले शुक्रवार को हम प्रतिवेदन के प्रतिवेदन की जो अन्य विशेषता हैं उनको आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और मैं फिर से छात्रों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल डिग्री प्राप्त करना ये आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उसको, वो जो कौशल आप में इनकलकेट करना चाहते हैं, वो कौशल आपको सीखने चाहिए। तो ये जो चारों कौशल हैं, चाहे वो प्रारूप लेखन का कौशल हो, चाहे टिप्पण लेखन का कौशल हो, चाहे संक्षेपण लेखन का कौशल हो, चाहे प्रतिवेदन लेखन का कौशल हो, उन सभी कौशल्यों को अगर आप आत्मसात करते हैं तो बाद में आपको कार्यालयीन लेखन करने में कठिनाइयां नहीं आएंगी। यही बात आपको हो सकता है अन्य अध्यापक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते होंगे, लेकिन हमें ये सब कुछ हिंदी के माध्यम से पढ़ना है, इसलिए आज हम यहीं रुक जाते हैं। ये समझ लीजिए और अन्य छात्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तो कि एक दूसरे का सहाय्य कर करके सुपंथ को हम प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरिक।